हेलो एंड बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक रिपोर्ट आई है और उस हवाले से इकोनॉमीज़ के हवाले से स्पेशली 3 कंट्रीज़ का ज़िक्र है उसमें, चाइना, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। बड़ा वैसे तो हम सुनते रहते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी इस वक़्त जो मौजूद है दुनिया भर में नंबर 2 पर है। इसके साथ-साथ फिर हिंदुस्तान की इकॉनमी आती है, 4th पे मौजूद है और 3rd की तरफ तेज़ी से गामज़न है। रिपोर्ट आ रही है कि 2075 तक इस रीजन में ये कंट्रीज़ कहाँ पे स्टैंड कर रही होंगी। अ, उस हवाले से आज हमने बात करनी है और ये देखना है कि जो आज अमेरिका नंबर 1 पर मौजूद है, वो कहाँ पर होगा, हिंदुस्तान नंबर 4 पे है, वो कहाँ पर होगा, स्टैंड करेगा, पाकिस्तान जो टॉप 20 में नहीं है, वो कहाँ पर होगा, नाइजीरिया अ अफ्रीकन कंट्री है, उनके हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। डिटेल में जाएँगे इसके और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी वर्ल्ड इकोनॉमीज़ की और वर्ल्ड इकोनॉमीज़ की उन इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं जो टॉप 5, टॉप 6 एंड टॉप 7 में होंगी। हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं लास्ट 2 ईयर से कि इंडियन इकोनॉमी नंबर 5 से पहले थी, फिर नंबर 5 पे आई, फिर 4th पे आई और अब दे आर गोइंग टुवर्ड्स द नंबर 3। ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन को तो ये क्रॉस कर चुके हैं और 5 ट्रिलियन की तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरीके से चाइनीज़ इकोनॉमी ऑन नंबर 2 है और गो के लास्ट कुछ सालों से हमने देखा स्पेशली कोविड के बाद हालात काफ़ी ख़राब हुए और उनकी जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं वो स्लो डाउन का शिकार रही। लेकिन इस दौरान भी जो हिंद की इकोनॉमी है वो अच्छा उसने परफ़ॉर्म किया। उसका जो ग्रोथ रेट है वो 6 साढ़े 6 से नीचे नहीं आया जो अभी 24 में 7.5 से लेके और 8 के दरमियान जिसकी प्रोडक्शन है। कहा ये जा रहा है कि वैसे तो रिपोर्ट आई है कि 27.5 तक इकोनॉमीज़ कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, लेकिन अगर हम नेक्स्ट 5 टू 7 इयर्स की बात करें, तो हो सकता है कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये जो इकोनॉमीज़ है, ये इस पे पहुँची क्योंकि ये टॉप 3, टॉप 4 में चाइना, यूएस, रशिया और इंडिया मौजूद है। लेकिन इसका क्या एक चीज़ ये हो सकती है कि इस वक़्त अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी वो तेज़ी से ग्रो कर रही है और वो मतलब जो जो नंबर गेम है, उसमें काफ़ी फ़ास्ट तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ रही है और हो सकता है कि ये अभी जल्द ही जो हम जिसकी बात करें कि हो सकता है कि 30, 40 या 50 साल के बाद ये इस पोज़ीशंस पे होंगी, तो ऐसा नहीं है। ये उससे पहले भी पॉसिबल है। लेकिन ये एक प्रोडक्शन है इसके हवाले से क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें शामिल की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया और आपको याद होगा हम कुछ अर्सा पहले हमने शोज़ किए थे कि जो पावर हाउसेज़ है वर्ल्ड की, जो ग्लोबल पावर का जो कॉरिडोर है या जो सेंटर है दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट और वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? वो इस रीजन में शिफ्ट हो रहा है, बल्कि काफ़ी हद तक उसकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं और वो हम हिंदुस्तान की शक्ल में, चीन की शक्ल में हम देख रहे हैं। चीन के साथ दुनिया के यानी वेस्ट के ताल्लुकात ख़राब रहे, लेकिन इस दौरान हिंद के साथ, इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। वो यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात हो, यूके के हों या फिर यूएस के हो या फिर मिडल ईस्ट के हो, उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है और ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट मौजूद है इन सब चीज़ों में। जो कहा जा रहा है कि जी 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, ये वैसे नहीं है। इसके पीछे ये सारी चीज़ें, इसका एक रोल मौजूद है, एक बड़ी मार्केट मौजूद है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि कोविड की वजह से जिस तरीके से स्लो डाउन आया,
अभी मिडल ईस्ट के अंदर हालात खराब हैं और हूथीज़ के खिलाफ यूएस एंड यूके ने एक जिसे कहते हैं एयर स्ट्राइक भी स्टार्ट किया है। तो उसका इम्पैक्ट माइट बी पॉसिबल कि वो हो, क्योंकि चीन के लिए भी और इंडिया के लिए भी मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत लार्ज स्केल पे वो चीज़ें यहाँ से यानी इंडिया की मार्केट से लेते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन और इंडिया के अंदर एक बड़े स्केल पे मौजूद है। थोड़ा-सा रिपोर्ट के हवाले से आपको डिटेल बताता हूँ, फिर आते हैं इस तरफ। एक तो ख़ैर ये है कि जी 2027 में दुनिया की कौन-सी जो इकोनॉमीज़ है, किस नंबर पे होंगी और स्पेशली पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा। तो ये एक अमेरिकन फर्म है गोल्डमैन सैक्स, उनकी ये एक प्रोडक्शन है और उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी होगी वो चीन की होगी नंबर 1 पे। अच्छा, गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2075 में चीन 57 बिलियन डॉलर्स ट्रिलियन डॉलर सॉरी के साथ पहले नंबर पर होगा, जबकि इंडिया की इकोनॉमी 52.5 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पे होगी। यानी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, दैट द डिफरेंस विल बी नॉट मोर देन 5 बल्कि 4 एंड अ हाफ ट्रिलियन। ठीक है, एक बड़ी चीज़ है, लेकिन इन इकोनॉमीज़ में जहाँ पे 50 प्लस ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, चीन की भी और इंडिया की भी, तो वहाँ पे शायद इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, गोल्डमैन सैक्स ने बताया कि यूएस जो इस वक़्त नंबर 1 पे है, उनका जो नंबर है दैट विल बी 3rd और उनका जो इकोनॉमी का टोटल वॉल्यूम होगा दैट विल बी 51.5 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी इंडिया से तकरीबन 1 डेढ़ ट्रिलियन नीचे होंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया विल बी ऑन नंबर 4, नाइजीरिया विल बी ऑन नंबर 5th एंड पाकिस्तान विल बी पाकिस्तान 12.3 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स की है रिपोर्ट, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा जिसे कहते हैं कि इख्तिलाफ, एक तो जिस तरीके से 50 इयर्स की बात की गई है, मैं कहता हूँ कि शायद ये 50 इयर्स या 55 इयर्स की जो गेम बताई जा रही है, शायद इससे पहले-पहले ये चीज़ें सारी हो जाएँ। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से मैं एक बात करूँगा और वो ये करूँगा कि कि अगर पाकिस्तान अपनी डायरेक्शंस को बेहतर कर लेता है, दुरुस्त डायरेक्शन या सिमत पकड़ लेता है, तो फिर हो सकता है कि 2075 क्या, हो सकता है कि 2030-40 तक ये जो इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश भी उसमें शामिल है और नाइजीरिया वगैरह और चीन, ये हो सकता है कि ये जो टॉप 5 की इकोनॉमीज़ हों, ये शायद इधर की हो सकता है यूएस पॉसिबल है कि वो अपना एक नंबर कायम रखे। लेकिन ये चीज़ बड़ी क्लियर हो रही है दिन-ब-दिन कि अब वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही है और बहुत तेज़ी के साथ शिफ्ट हो रही है। क्योंकि जब ये यानी दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज़, अगर 2 इकोनॉमीज़ का हम सम अप कर लें और या 3-4 का अगर कर लें, नाइजीरिया, पाकिस्तान भी इसमें डाल लें, तो ये तकरीबन मोर देन 100 ट्रिलियंस बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर पाकिस्तान, इंडिया और चीन की इकोनॉमीज़ को यकजा करके कैलकुलेट किया जाए, तो फिर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड, उन सारी की इकोनॉमीज़ को मिलाकर भी इससे उसका जो वॉल्यूम होगा, वो कम होगा। तो एक तो ये है कि एक बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा-सा हार्ड वर्क जो है, वो करना पड़ेगा। एक चीज़ और यानी जिस तरीके से अभी प्रॉक्सीज़ चल रही हैं, इज़राइल और हमास का मामला था रहा और इज़राइल बिल्कुल एक बड़ा पावरफुल मुल्क है, टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज़ से, डिफेंस के लिहाज़ से। अच्छा, वो जंग तो थी, लेकिन अब जब हूथीज़ को बीच में से उनके ऊपर अटैक करना अमेरिका और यूके ने शुरू कर लिया। तो ऐसा लगता है कि पहले मिडल ईस्ट में जंग थी, फिर अफ़गानिस्तान में हुई, फिर अफ़गानिस्तान से किसी हद तक मिडल ईस्ट गई। इस वक़्त अफ़गानिस्तान में अमन शांति हुई, तो फिर एक दफ़ा बैटलफ़ील्ड जो है वॉर ज़ोन बनता जा रहा है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में यूएई है, मिडल ईस्ट में कतर है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ईरान भी किसी हद तक इज़ अ पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट और फिर हम लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट चीन, पाकिस्तान और इंडिया, वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो ये एक अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है
फिर हमारे लिए क्योंकि अगर मिडल ईस्ट डाउन होता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर 110% होगा। रशिया यूक्रेन वॉर से पूरी दुनिया मुतासिर हुई, तो मिडल ईस्ट तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उनकी इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। वो कारोबार के हवाले से हो या बाकी इन्फ्लुएंस के हवाले से हो। तो इन चीज़ों को मेरे ख़्याल में चीन भी देख रहा होगा, इंडिया भी देख रहा होगा और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जिसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है, उनकी जो इकोनॉमीज़ है या बाकी उनकी चीज़ें वो स्लो डाउन हो। हाँ, मेरे ख़्याल में अमेरिका से उनको इस हवाले से बात करनी पड़ेगी क्योंकि यमन के अंदर हौसीस मौजूद हैं। अगर उनके खिलाफ जंग छिड़ गई और ये जैसे-जैसे क्योंकि अक्टूबर में जिस वक़्त ये स्टार्ट हुई थी, तो इसका जो स्केल था वो शायद कुछ किलोमीटर के एरिया के रेडियस के ऊपर था। लेकिन इस वक़्त इसका जो इसकी हीट है, हमें फ़ील हो रही है सीरिया में, इसकी हीट जो है वो इराक में, इसकी हीट ईरान में एंड इसकी हीट जो है हमें बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी फ़ील हो रही है, जो मेरे ख़्याल इट्स अ वेरी थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यूएस और यूके इज़राइल के साथ खड़े रहें अगर वो उनके अलाइज़ हैं, तो ठीक है। लेकिन इसको अगर वो फैलाएँगे, तो इससे फिर जो इन इकोनॉमीज़ है या जो ये कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है और एक बात और हमें समझनी पड़ेगी, जिसमें चीन, पाकिस्तान, इंडिया और हम सब शामिल हैं, जिसमें ईरान और मिडल ईस्ट भी शामिल है। क्योंकि लास्ट कुछ सालों से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। सऊदी अरेबिया की पॉलिसी को अगर हम देखते हैं, तो वो एक अमेरिकन सेंट्रिक पॉलिसी हुआ करती थी कुछ साल पहले। लेकिन राइट नाउ वो अमेरिकन सेंट्रिक अब नहीं रही। वो रशियन सेंट्रिक भी आप कह सकते हैं, इंडिया सेंट्रिक भी कह सकते हैं और चाइना सेंट्रिक भी कह सकते हैं। इन इन तीनों के साथ मिडल ईस्ट का जो ताल्लुक है, वो बहुत ज़्यादा है और एक-दूसरे के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। तो वो चीज़ अगर हम देख लें, तो शायद ऐसा लगता है कि क्योंकि अमेरिका मिडल ईस्ट को किसी सूरत भी अपने हाथ से निकलने नहीं देता या नहीं देगा। उसकी वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हालात बेहतर हुए, चीन ने रोल अच्छा प्ले किया और इंडिया भी इन चीज़ों में रोल अपना प्ले करता रहता है। तो उस चीज़ की वजह से जब उनको लगा कि यार हमारी वो पावर, हमारी वो ताकत शायद उस तरह अब नहीं मानी जा रही, हमारा इन्फ्लुएंस उस तरह का नहीं है, तो उस वजह से फिर मसाइल वो क्रिएट कर सकता है और अभी इज़राइल की सूरत में गो कि मैंने कहा कि वो जंग जो थी हमास वर्सेस इज़राइल थी, लेकिन इस वक़्त वो उसके जो शोले हैं, उसकी जो हीट है, वो मिडल ईस्ट को अब आहिस्ता-आहिस्ता अपने लपेट में ले रही है और एक्सपर्ट्स ने शुरू से कहा था कि अगर इस जंग को रोका नहीं गया, तो ये लार्ज स्केल पे फैल सकती है और इसका नुकसान मैंने आपको जैसे बता दिया अमेरिका, यूके को हो या ना हो, लेकिन हमारे इस रीजन को बहुत ज़्यादा होगा और मिडल ईस्ट को क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडिया और मिडल ईस्ट के दरमियान बहुत सारी चीज़ों में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स एक-दूसरे के यहाँ चल रही है और एक बड़ी आइडियल सिचुएशन क्रिएट हुई है, बनाई गई है, बहुत अच्छी। उसको गालिबन वेस्टर्न वर्ल्ड हम जो मर्ज़ी कह दें लेकिन शायद मुझे लगता है कि उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि एमबीएस न्यू दिल्ली आए और मोदी साहब जो है वो जद्दा और रियाद में फिर रहे हों, वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं और उनको उनको बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है और उनको बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। इस तरीके से चीन के शी जिनपिंग साहब को, व्लादिमीर पुतिन को, तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में वेस्टर्न वर्ल्ड को ज़्यादा पसंद नहीं है या वो ज़्यादा इसको पसंद नहीं करते। ख़ैर देखते हैं इंडिया भी एक बड़ी ग्लोबल पावर की रेस में मौजूद है और एक इन्फ्लुएंस रखता है, चीन भी रखता है और रशिया भी रखता है, मिडल ईस्ट भी रखता है। देखते हैं कि इनके जो लीडर्स हैं, शेख ज़ायद अल नहयान साहब हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, व्लादिमीर पुतिन है नरेंद्र मोदी साहब हैं, शी जिनपिंग जी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अब इस चीज़ को वो कंट्रोल कैसे करते हैं और वेस्ट को जंग तो नहीं लेकिन क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। देखते हैं और फिर इकोनॉमीज़ मेरे ख़्याल में क्योंकि अमेरिकन फ़र्म की रिपोर्ट है, तो अमेरिका से ज़्यादा वाकिफ़ इससे कौन होगा? खैर एनीवे विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट तब तक के लिए टेक केयर, बाय।